हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? वेलकम है आप सभी का शिक्षा सरोकार के आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम लोग उत्तराखंड एलटी एग्ज़ाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं। मार्च में इसका एग्ज़ाम हो जाना है और इसमें ख़ास तौर पर हम देख रहे हैं शिक्षण अभिरुचि, जहाँ से 30 नंबर के 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसकी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। बहुत सी क्लासेज हो गई हैं। अगर आप लोगों ने क्लासेज नहीं देखी हैं, कुछ क्लासेज अगर मिस हो गई हों, तो प्लेलिस्ट मैंने तैयार कर दिया है। तो आप प्लेलिस्ट में जाके अपनी क्लासेज देख लें उन सभी को, है ना। तो बुद्धि में हम लोगों ने बहुत सी क्लासेज ले ली हैं पहले ही। तो आज बुद्धि पर जो एमसीक्यूज हैं, है ना, ये एमसीक्यूज देखो, यहाँ से क्वेश्चन 100% है कि यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन तो ज़रूर बनते ही बनते हैं। तो आज हम लोग केवल और केवल एमसीक्यूज पर बात करेंगे। और जो बुद्धि चैप्टर है, ये ऑलरेडी हम लोग 2-3 क्लासेज इस पर ले चुके हैं, तो आप लोग उनको देख लेना। तो आज हम देखते हैं बुद्धि पर जो क्वेश्चन बनते हैं हमारे एमसीक्यूज। पहला क्वेश्चन है, देखिए, ज़्यादा डिटेल पर चर्चा नहीं करेंगे आज, है ना, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन हैं तो फिर काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 1, प्रोफेसर गिलफोर्ड के बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत का अन्य नाम क्या है? क्योंकि कभी कभी त्रिआयामी ना देके कुछ जो इसका एक और नाम है तो वो नाम दे देंगे। तो इसमें आपको बताना है, ये है ऑप्शन है प्रतिदर्श सिद्धांत, बी है एक तत्व सिद्धांत, सी है त्रिखंड सिद्धांत और डी है बुद्धि संरचना सिद्धांत। चलिए, तो इसका जो सही आंसर है साथियों, जो बुद्धि संरचना सिद्धांत है ना। ये गिलफर्ड का जो त्रिआयामी है, त्रिविमीय भी बोल देते हैं, तो ये बुद्धि संरचना सिद्धांत इसका एक अन्य नाम है। आप लोग ध्यान रखेंगे ये चीज़, ठीक है। गिलफर्ड, ठीक है ना, बुद्धि संरचना सिद्धांत याद रख लेना। प्रतीकात्मक, शाब्दिक, व्यवहारिक 3 इन्होंने आयाम बताए थे। तो ये बुद्धि संरचना सिद्धांत नाम से भी जानते हैं। प्रतिदर्श सिद्धांत बताया है मैंने, किसने दिया है आप लोग ज़रूर इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि प्रतिदर्श सिद्धांत इसके प्रतिपादक कौन है। एक तत्व तो आप जानते ही हैं, है ना, त्रिखंड सिद्धांत, त्रिखंड कहें, त्रितंत्र कहें, त्रिकारक कहें, ठीक है। तो ये सब कुछ हमने ऑलरेडी इसके बारे में जाना है, ठीक। चलिए, एक तत्व बी ने द्विकारक या त्रिकारक या त्रिखंड सिद्धांत जो है ये स्पीयरमैन ने दिए, है ना। अगला क्वेश्चन नंबर 2, प्रतिभाशाली छात्र की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? आसान सा क्वेश्चन है ना, लेकिन कंफ्यूज हो जाते हैं 120 और 140, ठीक है। अगर 120 140 में देखो, 140 अगर आता है ना, तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट ये माना जाता है, क्योंकि ये टर्मन ने दिया है 140 से ऊपर प्रतिभाशाली छात्र माने हैं, ठीक है। तो 140 से प्लस हम लोग मानेंगे कि ये ऐसे छात्र जो हैं वो प्रतिभाशाली कहलाते हैं, जिनकी बुद्धि लब्धि IQ जो है वो 140 प्लस होती है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3, यंत्रों मशीनों से संबंधित कार्यों में विशेष दक्षता एवं रुचि कौन सी बुद्धि के कारण होती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यंत्र या मशीनों से संबंधित, जो इंजीनियर कह सकते हो, है ना, इंजीनियर के पास कौन सी बुद्धि होती है? अमूर्त, मूर्त या फिर सामाजिक या फिर ये सभी? देखो, वस्तुओं को यानी कि मूर्त चीज़ों को देख के इंजीनियर चीज़ों को समझते हैं, उससे कार्य करते हैं, है ना। यंत्र मशीन जो हैं वो मूर्त हैं, तो ये मूर्त बुद्धि यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4, यह विश्वास कि बुद्धि एक सामान्य मानसिक योग्यता है निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक के कार्य का परिणाम है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज होंगे ज़रूर। ए ऑप्शन है बी स्पीयरमैन, सी है गार्डनर, डी है स्टर्नबर्ग, त्रितंत्र स्टर्नबर्ग। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 का क्या आंसर होगा? बुद्धि एक सामान्य मानसिक योग्यता है, ये स्पीयरमैन ने कहा है ना, ना कि बी ने। आप बी ने दे रहे होंगे, बी ने नहीं। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बुद्धि एक सामान्य मानसिक योग्यता है, ये किसने कहा है? तो ये एक सामान्य मानसिक योग्यता है, ये स्पीयरमैन ने कहा है, ठीक। बी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 5, बुद्धि सीखने की योग्यता है। बुद्धि सीखने की योग्यता है, ए ऑप्शन है बकिंघम,
या बर्किंघम भी बोल देते हैं, कॉलसैनिक, डियरबॉर्न, स्टर्नबर्ग। तो बुद्धि सीखने की योग्यता है, बकिंघम ने कहा है, ठीक है, बर्किंघम या फिर बकिंघम बोल देते हैं। बुद्धि सीखने की योग्यता, याद रख लेना इसको, ठीक है, मैं किंग, ठीक है, ये योग्यता सीखने की योग्यता, किंग, जब सीखेंगे तभी किंग होंगे, ठीक है। बुद्धि, बुद्धि में बुद्धि यानी कि जब सीखेंगे तब किंग होंगे, ऐसे रिलेट कर लेना, ये ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 6, बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा अधिक उपयुक्त है? ए ऑप्शन है बुद्धि बहुआयामी है, जिसमें परीक्षणों द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल हैं। बी है बुद्धि अभिसारी रूप से सोचने की योग्यता है। या सी है बुद्धि अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। डी ऑप्शन है बुद्धि एक आनुवंशिक विशेषक है, जिसमें मानसिक गतिविधियां और जैसे स्मरण और तर्क शामिल होते हैं। तो क्या होगा इसका सही ऑप्शन? देखो, अभिसारी मतलब क्लोज्ड है ना, केवल एक तर्क, एक आंसर जिसका होता है, एक उत्तर जिसका होता है ना। तो ये अभिसारी तो नहीं भाई, अपसारी होता तो हम मान सकते थे। तो ये अभिसारी, ये तो गया, ठीक है। अपसारी में ओपन एंडेड तर्क होते हैं, है ना। और सी है बुद्धि अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। देखो, स्थायी परिवर्तन ना नहीं होता है, बुद्धि में अनुभव के साथ साथ उसके परिणाम के साथ साथ जो है वो जो व्यवहार होता है वो परिवर्तित होते रहता है, ठीक है। कोई चीज़ें हमें समझ में कभी आती हैं तो कभी नहीं आती हैं, ये चीज़ होता है। तो ये स्थायी नहीं होता है, अस्थायी परिवर्तन होता है। तो ये भी इसका आंसर नहीं है। बुद्धि बहुआयामी है, बिल्कुल। अच्छा, चलो डी ऑप्शन देख लेते हैं। बुद्धि एक आनुवंशिक विशेषक है, जिसमें मानसिक गतिविधियां जैसे स्मरण तर्क शामिल होती हैं। आनुवंशिक विशेषक नहीं भाई, है ना, आनुवंशिक के साथ साथ वातावरणीय विशेषक भी है। तो ये फिर डी भी नहीं होगा, ये ऑप्शन ही होगा इसका। देख लेते हैं, बुद्धि बहुआयामी है, बहुआयामी बिल्कुल, है ना। हावर्ड गार्डनर भी कहते हैं बुद्धि बहुआयामी है, जिसमें परीक्षणों द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल हैं। तो ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। स्पीयरमैन के अनुसार तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता क्या कहलाती है? तर्क करने की क्षमता और देखो, ये समस्या समाधान पूछता है ना, तो ये इसका जो सामान्य कारक होता है, ठीक, सामान्य कारक ध्यान रख देना, ठीक। समस्या समाधान करने की जो क्षमता कहलाती है स्पीयरमैन के अनुसार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। तो ये सामान्य कारक यानी कि जी फैक्टर, तो जी कारक कहाँ है? बी ऑप्शन में है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। ध्यान रख लेंगे, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, समस्या समाधान तर्क करने की क्षमता, तो ये आप लोग ध्यान रख लेंगे, ये जी कारक, ठीक। यहाँ कन्फ्यूज नहीं होंगे, ध्यान रखेंगे इसको, ठीक है। समस्या समाधान हम कभी कभी हम एस कारक में चले जाते हैं, तो ये आप लोग ध्यान रख लेना। क्वेश्चन नंबर 8, व्यवहारिक बुद्धि को कहा जाता है, जो व्यवहारिक बुद्धि होती है उसको क्या कहा जाता है? मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, संज्ञानात्मक योग्यता या फिर सामाजिक बुद्धि? जो व्यवहारिक बुद्धि होती है, व्यवहार है किसी व्यक्ति का देख के हम लोग पता करते हैं ना, व्यवहार जब मूर्त रूप में होगा उपस्थित, तभी उसका आकलन का हो सकता है, तभी उसका पता चल सकता है ना। तो ये सामाजिक नहीं होगा, ध्यान रख लेंगे, यहाँ सामाजिक में नहीं जाएंगे, ठीक। सामाजिक अगर बुद्धि है, जरूरी नहीं कि व्यवहारिक बुद्धि भी है। तो ये मूर्त, ये क्या होगा? ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, मूर्त बुद्धि। व्यवहारिक बुद्धि को मूर्त बुद्धि भी कहा जाता है, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी ध्यान रख लेना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा गिलफोर्ड के त्रिविमीय बुद्धि सिद्धांत के विषय वस्तु आयाम का घटक नहीं है? गिलफोर्ड का त्रिआयाम या त्रिविमीय भी बोल देते हैं, है ना। और एक बुद्धि संरचना सिद्धांत भी हमने कहा था कि गिलफोर्ड के सिद्धांत को बुद्धि संरचना सिद्धांत भी बोल देते हैं करके। तो आप लोग ध्यान देंगे कौन सा, देखो 3 विषय वस्तु, 3 आयाम होते हैं इसके। मैंने बात भी की थी जब हम क्वेश्चन कर रहे थे, जब गिलफोर्ड वाला क्वेश्चन आया था, कि एक शाब्दिक बुद्धि, व्यवहारिक बुद्धि और प्रतीकात्मक बुद्धि, ये 3 होते हैं करके, है ना। तो ये
प्रतीकात्मक, शाब्दिक, व्यवहारिक, ये 3 होते हैं। लेकिन प्रणाली, ये इसको बहुत इंपॉर्टेंट मानना, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। ये घटक नहीं है भाई, 3 ये घटक हैं। ठीक, प्रतीक, शाब्दिक, व्यवहारिक। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में से गिलफोर्ड ने कौन सा बुद्धि का सिद्धांत प्रतिपादित किया? देखो गिलफोर्ड, ये तो बहुत बार देखो ये क्वेश्चन या गिलफोर्ड से ना पूछे जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रखे गए हैं गिलफोर्ड के। हाँ, तो कौन सा बुद्धि का सिद्धांत प्रतिपादित किया था इन्होंने? बुद्धि संरचना सिद्धांत, तो हमने बात की ही थी, है ना। गिलफोर्ड का जो त्रिविमीय या आयामी जो सिद्धांत है उसको बुद्धि संरचना सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक, एक खंड ये बिने, द्विखंड स्पीयरमैन, बहुखंड, है ना, बहुखंड, बहुतत्व, बहुकारक, तो ये थॉर्नडाइक का बहुखंड सिद्धांत है। लेकिन जब बहुबुद्धि सिद्धांत अगर ये होता तो बहुबुद्धि तो हावर्ड गार्डनर का है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के कारकों की संख्या कितनी है? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सभी इम्पोर्टेंट ही हैं, है ना। ये बहुत अच्छी क्लास, जो भी क्लासेस होंगी ना, भले कम क्लासेस होंगी, क्लासेस कम आएंगी आपके पास, लेकिन जो भी क्लासेस आएंगी बहुत इम्पोर्टेंट आएंगी और बहुत अच्छी आएंगी। ठीक है, अगर रिस्पॉन्स आप लोगों का अच्छा आता है तो मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी जल्दी क्लासेज आप लोगों को देते रहूँ, है ना, क्योंकि आप लोग इंतज़ार में रहते हैं। मुझे मालूम है कई लोग, आप लोग क्लास का वेट कर रहे होते हैं कि कब क्लासेज आए हैं। तो मैं कोशिश ज़रूर करूँगा कि आप लोगों के लिए बेस्ट कंटेंट और बेस्ट क्लासेज हों, है ना। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर होगा, ये पूछा कि बुद्धि का जो त्रिआयामी जो सिद्धांत है गिलफोर्ड का, इनके अनुसार बुद्धि के कारकों की संख्या कितनी है? तो कारक बताए हैं इन्होंने 120 कारक। तो कौन से ऑप्शन में है? डी। ठीक, तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक, याद रख लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। गिलफोर्ड के अनुसार निम्न में से बुद्धि का आयाम नहीं है? विषय वस्तु, संक्रिया, उत्पाद, संज्ञान नहीं है ना। विषय वस्तु, संक्रिया, उत्पाद तो है ही, तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। ये तो आसान सा क्वेश्चन है, बार बार आता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 13। हावर्ड गार्डनर का कहना है कि कई प्रकार की बुद्धि का दिमाग में फ्रेम होते हैं। कई प्रकार के, यानी कि बहुबुद्धि का सिद्धांत इन्होंने ही दिया है। ठीक, तो बुद्धि का दिमाग के फ्रेम होते हैं और उनके द्वारा सुझाई गई होना चाहिए। सुझाई गई बुद्धि की श्रेणी कौन सी है? कौन सी है भाई, जिसमें ये कहते हैं कि कई प्रकार की बुद्धि का दिमाग में फ्रेम होते हैं, उनके द्वारा सुझाई गई बुद्धि की कौन सी है? विश्लेषणात्मक बुद्धि, रचनात्मक बुद्धि, प्रकृतिवादी, व्यावहारिक बुद्धि। चलिए इसका जो सही आंसर होगा ना, प्रकृतिवादी। ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। ये क्वेश्चन आप लोग देख लेना एक बार। क्वेश्चन नंबर 14। स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि का बढ़ना किस आयु में आकर रुक जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्पीयरमैन इनके अनुसार बुद्धि का बढ़ना किस आयु में आकर रुक जाता है? 10 वर्ष में, 16 वर्ष में, 25 वर्ष में या 50 वर्ष में? द्विकारक और त्रिकारक सिद्धांत दिए हैं स्पीयरमैन ने। ठीक है, तो ये ऑप्शन है 10 वर्ष, बी 16, 25 वर्ष सी ऑप्शन, डी ऑप्शन है 50 वर्ष। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा बी ऑप्शन, 16 वर्ष। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 15। टर्मन ने बुद्धिलब्धि का सूत्र कब दिया? तो ये हो सकता है पूछ लिया जाए। और बुद्धिलब्धि का सूत्र क्या था? IQ का। IQ बराबर कैसे निकालते हैं? MA/CA × 100, है ना। मेंटल एज यानी कि मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु गुणा 100। तो ये IQ का फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला टर्मन ने दिया। ठीक है, लेकिन IQ का अगर प्रत्यय पूछता है या संप्रत्यय या कंसेप्ट पूछता है, किसने दिया IQ, किसने दिया सबसे पहले, तो किसने दिया? स्टर्न ने दिया था, है ना, स्टर्न ने। और ये 1916 में बुद्धिलब्धि का सूत्र दिया था इन्होंने, टर्मन ने, 1916, याद रख लेना। प्रश्न नंबर 16। बुद्धि का क और ख सिद्धांत किसने दिया?
चलिए, बुद्धि का क और ख सिद्धांत किसने दिया? थॉमसन ने, हैब ने, पियाजे ने, थर्स्टन ने। ये हैब ने दिया है, ठीक है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। चलिए, मैंने एक क्वेश्चन पूछा था आपसे, आंसर उसका मिल गया है यहाँ पर, ठीक है। तो क और ख सिद्धांत हैब ने दिया है, क है, ख है, ऐसे मैंने आपको बताया था क्लास में, है ना। क्वेश्चन नंबर 17, जिस अधिकतम आयु के प्रश्नों को बालक हल कर लेता है उसे कहते हैं टर्मिनल एज, बेसल एज या फिर ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। देखो, इनमें से कोई नहीं, हटा दो, ए और बी दो। अब जिस अधिकतम आयु के प्रश्नों को अगर बालक हल कर दे रहा है, मान लो बालक 16 वर्ष का है और वो 20 वर्ष के बच्चों के प्रश्नों को हल कर दे रहा है, तो फिर वो टर्मिनल एज, बेसल एज दोनों तो नहीं हो सकता, है ना। तो ए और बी दोनों, ये वाला ऑप्शन भी कट गया। अब 50-50 हो गया भाई, है ना। अब आपके आंसर सही होने के चांसेस अगर नहीं भी आ रहा है आपको, तो 50% चांसेस हैं कि सही आंसर दे पाओगे आप, ठीक है। टर्मिनल एज और बेसल एज, देखो ना, बुद्धि, आप ऐसे इसको ध्यान रख लेना कि बुद्धि जो है वो 2 प्रकार के एजेज में उनका वर्गीकरण किया गया है, एक टर्मिनल एज और एक बेसल एज। जो इसमें जो ये बेसल एज या बेसिल एज इसको बोलते हैं, ठीक है, बेसल या बेसिल बोल सकते हो। तो ये जो बेसिल एज होती है, ये जो मानसिक आयु होती है, ये वास्तविक आयु से वहाँ ज़्यादा होती है, ठीक है। यानी कि वास्तविक आयु से ज़्यादा मानसिक आयु, ठीक, यानी कि ऐसे समझ लो, मानसिक आयु ज़्यादा होगी किसकी? वास्तविक, यानी कि अभी की आयु से। यानी कि अभी अगर मान लो बच्चे की आयु 10 वर्ष है, तो मानसिक आयु ज़्यादा होगी, कहा ना मैंने, वास्तविक आयु से। वास्तविक आयु 10 वर्ष है अभी, और बच्चा 18 वर्ष के बच्चों की मैथ्स को सॉल्व कर दे रहा है, ठीक है। यानी कि मानसिक आयु, यानी कि बड़े आयु की मानसिक आयु ज़्यादा है, यानी कि, है ना, उसका मस्तिष्क जो है वो ज़्यादा है, यानी कि पावर उसकी ज़्यादा है, तो वो अधिकतम आयु के प्रश्नों को हल कर दे रहा है, कहने का मतलब। तो यही मैं बेसल एज बता रहा हूँ, है ना। तो ये बेसल एज है, और बेसल एज का ही अपोजिट क्या हो गया? टर्मिनल एज। टर्मिनल को ऐसे भी ध्यान रख सकते हो कि टर्मिनेट हो गया बोलते हैं ना, या बेसल या बेसिल। इस एज को कैसे याद रख सकते हो कि बेस क्लियर होना चाहिए, ठीक है। जिसका बेस क्लियर होगा, ठीक, जिसका बेस क्लियर होगा वो क्या, वो बड़े बड़े क्वेश्चनों को भी सॉल्व कर लेगा, बड़े बड़े प्रश्न भी उनको क्या कर लेगा? सॉल्व कर लेगा, ठीक। यानी कि बड़े आयु, तो ये अधिकतम आयु के प्रश्न को हल कर लेता है, बेस जिसका क्लियर होता है। ऐसे भी ध्यान रख सकते हो, कभी नहीं भूलेंगे आप, है ना। देखो, नहीं भूल पाएंगे भाई, यही होता है पढ़ने का एक समझने का सही तरीका, ठीक। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18, 140 से अधिक बुद्धि लब्धि वाले बालक कहलाते हैं। ए ऑप्शन है जड़ बुद्धि, बी है प्रतिभाशाली, सी है तीव्र और डी है सामान्य। तो 140 से जो अधिक बुद्धि लब्धि वाले जो बालक होंगे वो क्या कहलाएंगे? जड़ बुद्धि, प्रतिभाशाली या फिर तीव्र। तो ये टर्मिनल, ये तो 140 से अधिक बुद्धि लब्धि वाले बालक क्या कहलाएंगे? ये टर्मन ने दिया है ना, कि 140 से जो प्लस जिनका आईक्यू होता है, तो ये प्रतिभाशाली बच्चे कहलाते हैं, ठीक। तो इसका बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19, बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? तो इसका हम जिक्र भी कर चुके हैं, बहुबुद्धि सिद्धांत, तो ये हावर्ड गार्डनर। और यहीं पर अगर बहुकारक पूछ देता या फिर बहु तत्व पूछ देता या बहुतंत्र पूछ लेता, तो ये फिर थॉर्नडाइक में चले जाता, ठीक है। थॉर्नडाइक ये बहुकारक है ना, तो ये मैंने आप लोगों को बताया था पहले भी क्लास में। तो 19 का सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, बुद्धि मापन का प्रथम सामूहिक बुद्धि परीक्षण कौन सा था? ये ऑप्शन है आर्मी अल्फा परीक्षण, बी है सेना सामान्य वर्गीकरण, सी है आर्मी बीटा परीक्षण, डी है शिकागो क्रियात्मक परीक्षण। तो ये प्रथम सामूहिक बुद्धि परीक्षण की बात कर रहा है। तो सामूहिक में हमने बात की थी कि आर्मी क्या होती है? समूह का प्रतिनिधित्व करती है। तो ये आर्मी अगर शब्द आएगा तो ये समूह में जाएंगे सबसे पहले, और आर्मी में एक अल्फा होता है और एक बीटा, आर्मी अल्फा परीक्षण और बीटा परीक्षण। अल्फा की हमने बात की थी कि और से
अल्फ़ा और अशाब्दिक, लेकिन इसके ठीक विपरीत जाना है, यानी कि अशाब्दिक नहीं होगा, ये क्या होगा, शाब्दिक होगा। तो इसका हम जिक्र कर चुके थे। तो अल्फ़ा वाला शाब्दिक होगा और शाब्दिक ही पहले, यानी कि जो कुछ जानते थे पहले से, तो उन पर ये परीक्षण पहले किया गया था। तो इसका मतलब ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, आर्मी अल्फ़ा परीक्षण। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21। बीने साइमन बुद्धि परीक्षण कितने आयु वर्ग के लिए था? ये ऑप्शन है 3 से 12 वर्ष, बी है 6 से 12 वर्ष, सी है 3 से 15 वर्ष, डी है 5 से 15 वर्ष। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कल भी हम इसका जिक्र कर चुके हैं क्लास में। तो 3 से 12 या फिर 3 से 15, ये दो ऑप्शन आप लोग कन्फ्यूज़ कराएंगे। तो इसका जो सही जवाब होगा 3 से 12 नहीं होगा, बल्कि 3 से 15। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22। बालकों की बुद्धिलब्धि जिस वर्ष तक बढ़ती है वह क्या है? 10 से 12 वर्ष, बी है 16 से 18 वर्ष, 20 से 40 वर्ष। तो IQ जो है वो स्टेबल हो जाता है भाई 16 से 18 वर्ष में। तो ये बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23। बुद्धि और विकास हैं परस्पर विरोधी, एक दूसरे के पूरक, एक दूसरे के समान, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बुद्धि और विकास भाई एक दूसरे के विरोधी तो नहीं हो सकते, तो ये ऑप्शन इसका नहीं हो सकता। एक दूसरे के पूरक या एक दूसरे के समान, या इनमें से कोई नहीं, तो हटा ही देते हैं अभी। एक दूसरे के समान या फिर एक दूसरे के पूरक। अब देखो समान तो नहीं हो सकता कि बुद्धि और विकास अगर समान है तो फिर वो दोनों चीज़ एक ही हैं, तो ऐसा तो नहीं है। तो एक दूसरे के पूरक, ये बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। 24। बीने साइमन बुद्धि परीक्षण की गणना निम्न में से किन बुद्धि परीक्षण में की जाती है? बीने साइमन, देखो जो बीने साइमन बुद्धि परीक्षण आया था, ये सबसे पहला बुद्धि परीक्षण इसको माना जाता है ना। तो ये पहला जो बुद्धि परीक्षण आया था वो वाचिक था, यानी कि वो शाब्दिक था, ना कि क्रियात्मक, यानी वो अशाब्दिक नहीं था। पहले शाब्दिक, यानी कि जो व्यक्ति कुछ जानते हैं, है ना, जो जानते हैं, जो भाषा जानते हैं या जो पढ़े लिखे हैं, तो उन पर पहले परीक्षण किया जाएगा, उसका पता चलेगा, है ना। तो ये शाब्दिक तो होगा, लेकिन सामूहिक होगा या फिर व्यक्तिगत होगा, तो इसमें कंफ्यूज हो सकता है। तो पहले तो शाब्दिक वालों को देख लेते हैं। तो वाचिक, अवाचिक यानी कि अशाब्दिक होते हैं, तो ये सी और डी ऑप्शन तो नहीं होंगे। तो समूह में तो पहले परीक्षण किया गया नहीं, है ना, पहले व्यक्तिगत यानी कि व्यक्ति पर किया गया, तो व्यक्ति वाला ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। भारत में सबसे पहले बुद्धि परीक्षण के निर्माता कौन है? तो मैंने कहा था कि नाइस, है ना, तो बुद्धि परीक्षण किया था नाइस। तो नाइस से हम रिलेट करेंगे राइस, तो डॉक्टर CH राइस इसका सही जवाब होगा, ये ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 26। बुद्धि एक व्यक्ति की नवीन परिस्थिति से अनुकूल करने की सामर्थ्य है, ये कथन किसका है? बुद्धि एक व्यक्ति की नवीन परिस्थिति से अनुकूल करने की सामर्थ्य है। नवीन परिस्थिति से अनुकूल करने की सामर्थ्य है, ये किसने कहा था? वेल्स या विलियम स्टर्न या फिर टर्मन या फिर एविंग हास। तो ये किसने कहा? तो ये स्टर्न, ठीक, इसको याद रख लेना, विलियम स्टर्न। कुछ परिभाषाएं पूछ ली जाती हैं, आप जानते हो, है ना, 2 से 3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो ये परिभाषाओं से आप लोग थोड़ा ध्यान देंगे, इसको याद रखेंगे, ठीक, कि नवीन परिस्थिति से अनुकूल करने की सामर्थ्य है बुद्धि, ठीक है। चलिए 27। बुद्धि की प्रकृति में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं सम्मिलित हैं? ए ऑप्शन है नई परिस्थिति से अभियोजनशीलता, बी है गत अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता, और सी है अमूर्त चिंतन की योग्यता। उपरोक्त सभी, तो ये बुद्धि की प्रकृति है भाई, ये सभी प्रकृति में आ जाते हैं, है ना। अमूर्त चिंतन की योग्यता है, अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता, या फिर नई परिस्थिति में अपने आप को ढालना, ये भी डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। 28। पढ़े लिखे व्यक्तियों की बुद्धि परीक्षण के लिए निम्न में से कौन सा परीक्षण प्रयोग किया जाता है? तो पढ़े लिखे हैं यानी कि शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, पढ़े लिखे लोगों के लिए शाब्दिक है ना, तो इसका कौन सा हो जाएगा? 28। वाचिक बुद्धि परीक्षण, इंक बुद्धि परीक्षण, तो ये थोड़ा सा यहाँ पर टाइपिंग एरर है, तो ये दोनों इसका सही जवाब हो जाएगा।
ठीक, चलिए 29, बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? त्रिआयामी हम बहुत बार इसका जिक्र कर चुके हैं, है ना। त्रिआयामी या त्रिविमीय, है ना, त्रिविमीय, तो एक ही नाम है, ठीक। और ये बुद्धि संरचना सिद्धांत भी इसी का नाम आता है, तो ये गिलफर्ड, बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अंतिम क्वेश्चन है, बहुआयामी बुद्धिताओं की गार्डनर के सिद्धांत में कौन सी बुद्धिमत्ता सम्मिलित नहीं है? एक है अंतःवैयक्तिक, बी है प्राकृतिक, सी है सामवेगिक और डी है अस्तित्वकारी। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। गार्डनर ने जो 9 प्रकार बताए हैं अपनी बहुबुद्धि के, तो उसमें आप लोग इसको ज़रूर देख लेना, ठीक है। और 9 ही 9 आप लोग ध्यान रखना। इसमें सामवेगिक नहीं दिया है उन्होंने, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक। तो ये आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। कैसी लगी आप लोगों को ये क्लास, ज़रूर आप लोग कमेंट करना, है ना, कमेंट कीजिए और ज़रूर अपनी एक प्रतिक्रिया, और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें या ना करें, लेकिन एक प्रतिक्रिया के रूप में आप लोग अपना एक कमेंट छोटा सा समय निकाल के ज़रूर दीजिएगा, ठीक। चलिए बढ़ते हैं। तो आज शाम एक क्लास ज़रूर आप लोगों के लिए आ जाएगी और भी, है ना। और आप लोगों की प्रतिक्रिया अच्छी आती है तो जल्दी ही हम लोग कोशिश करेंगे कि क्लासेस जल्दी आप लोगों के लिए आती रहें, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।